फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट तजवीज़ और तबसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन ज्वाइन होंगे। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और जो है और अगर मेरा कॉन्टैक्ट आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेंगे उसमें हम बात कर लेंगे एलिमिनेटर 1 के ऊपर बात कर लेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। और फिर एलिमिनेटर 2 जो है ना वो लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की ओडीआई सीरीज़ है उसके ऊपर बात कर लेंगे। और जो है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर आखिर में हम बात कुछ कर लेंगे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके दूसरे दिन का खेल हुआ है उसके ऊपर कुछ बात कर लेंगे। तो चलिए हम बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं एलिमिनेटर 1 के ऊपर। तो एलिमिनेटर 1 के ऊपर बात करते हैं। तो एलिमिनेटर 1 जो कि लाहौर जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, उसमें पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 183 रन बनाए, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। उनकी इनिंग की खास मुकर्रा 20 ओवर में 183 रन बनाए। उनकी इनिंग की खास बात यह थी कि बाबर आजम ने 64 रन की इनिंग खेली और नीचे से मोहम्मद हारिस ने एक बर्क रफ्तार कुछ 34 रन बनाए 17 गेंदों के ऊपर। तो यूं 2 मेन कंट्रीब्यूटर और बाकी सारों ने चिप इन किया, थोड़ा थोड़ा चिप इन किया। तो इस तरह से स्कोर 20 ओवर्स में 183 रन हुआ 8 विकेटों के नुकसान पर। जहां पिंडी में 200 रन बन रहे थे तो लग रहा था कि ये भी चेज हो जाएगा। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छा आगाज़ किया और जो है ना गुलबाज के जल्दी आउट होने के बाद जो एक शानदार पार्टनरशिप लगी 115 रन की दोनों के दरमियान, एलेक्स हेल्स और शोएब मकसूद के दरमियान 115 रन की शराकत कायम हुई। तो ल्यू लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर एलिमिनेटर 2 में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन फिर उसके बाद एक क्लैप्स ट्रिगर हुआ जो कि हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने देखा, जो 90 रन पर आउट हुए, फिर 107 रन पर आउट हुए और अभी जो है देखा कि वो 171 पर ऑल आउट हो गए। 6 विकेट गिरे 20 ओवर में, लेकिन जो है ना वो क्लैप्स हुआ और क्लैप्स इनका तीसरी बार इस सीजन में हुआ। सो इनको अगले सीजन के लिए देखना पड़ेगा कि एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर, स्टेबिलिटी मिडल ऑर्डर लाना पड़ेगा, बैट्समैन जो स्टेबल इनिंग को स्टेबल करे, जो लंबा लेकर जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे ही हार्ड हिटर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये गेम T20 की बेशक हार्ड हिटर की गेम है, लेकिन एक एक्यूमुलेटर, एक स्टेबलाइजर चाहिए दरमियान में जो इनिंग को लेकर जाए। सो ये एक मिसिंग था लिंक, तो इसकी वजह से उन्हें 13 रन से शिकस्त हुई और यूं पेशावर ज़ल्मी ने एलिमिनेटर 2 में जगह बनाई। सो अब जो है ना बेहतरीन कारकर्दगी पर और कप्तानी पर बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आमिर जमाल को दिया गया, जिन्होंने 2 विकेट ली 36 रन देखकर। और बाबर आजम को जो है ना मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला। सो अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो एलिमिनेटर 2 जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया। लाहौर कलंदर पहला क्वालिफायर जो है ना हारने के बाद एलिमिनेटर 2 में जगह बनाई उसने, और यूं पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए एक बार फिर जो है ना 171 रन बनाए। एक वक्त तक तो लग रहा था कि जब साइम अयूब सेट थे और बाबर आजम और मोहम्मद हारिस खेल रहे थे तो लग रहा था कि स्कोर 200 से ऊपर जाएगा, लेकिन लाहौर कलंदर ने फिर कम बैक किया। और लाहौर कलंदर की आज मुझे एक फील्डिंग में बहुत क्लैप्सेस लगे, कैचेस बहुत ड्रॉप किए, बहुत एक और लथार्जिक लगे फील्ड में, उस तरह की फील्डिंग लगी नहीं। बाबर आजम ने 42 रन की इनिंग खेली और मोहम्मद हारिस जो है ना 85 रन की इनिंग कामयाबी हुए, 85 रन बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने अपनी इस इनिंग में 11 चौके और 2 छक्के लगाए। सो नीचे से आके एक जो है ना राजा पक्षे ने 25 रन की इनिंग खेली, तो यूं स्कोर 171 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हुआ। सो जो है ना ये स्कोर हाफवे तक लग रहा था कि 10-15 रन शॉर्ट हो गया जो है ना लेकिन लाहौर कलंदर की हिस्ट्री को देखते हुए ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर की टीम उस तरह की टीम मुझे लग नहीं रही है कि उसके अंदर एक बाबर आजम टाइप बैट्समैन होना चाहिए जो कि इनिंग को लंबा लेकर जाए।
हार्ड हिटिंग भी टाइम पर कर ले और इनिंग को भी स्टेबल कर ले, ऐसा नहीं था। आगाज़ फिर से बुरा हुआ और फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए। और फ़खर जमान के आउट होने के बाद मिर्ज़ा बेग ने ज़िम्मेदारी ली। मिर्ज़ा बेग ने 54 रन की इनिंग खेली। एहसान हफीज़ अच्छा लग रहे थे, लेकिन उनकी रनिंग विकेट बहुत बुरी थी, वो रन आउट हुए। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी रन आउट हुए ड्रामेटिकली। रनिंग कल बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आए लाहौर कलंदर के। कल उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले लिया था, ना उनकी फील्डिंग अच्छी थी, ना उनकी बैटिंग उस तरह की थी, ना उनकी रनिंग ऑफ द विकेट उस तरह की रही है। इस तरह से फिर जो है ना वो रहा। फिर आखिर में आके कुछ सिकंदर रज़ा और सैम बिलिंग ने इनिंग को सहारा दिया और फिनिशिंग का किया। फिर आखिर में डेविड विजे और शाहीन ने जो बकिया थोड़ा सा काम रह गया था उसको फिनिश किया और यूँ 18.5 ओवर्स में 172 रन का टारगेट उन्होंने हासिल किया 6 विकेटों के नुकसान पर और 4 विकेट से फतह हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब कुछ बात कर लेते हैं HPL PSL सुपर 8 के ग्रैंड फिनाले की। तो दोनों टीमें अब फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। नंबर 1 टीम है मुल्तान सुल्तान, जिन्होंने क्वालिफायर 1 जीतकर फाइनल के लिए जगह बनाई और अब रात लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी क्वालिफायर 2 में। सो वो फाइनल में जगह हासिल की। सो लाहौर कलंदर की टीम को बहुत जल्दी सीखने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रात को ही उन्होंने मैच खेला, आज फिर उन्होंने फाइनल खेलना है, तो उन्हें अपनी गलतियों पर जल्द से जल्द काबू पाना पड़ेगा। एक तो उन्हें एक स्टेबल मिडल ऑर्डर चाहिए था और फिर एक उन्हें जो है ना अच्छी बॉलिंग चाहिए थी, क्योंकि शहनशाह अफरीदी उस तरह की अब बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। 2 मैचेस से वो मार खा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी वजह शायद उनकी बैटिंग की हो सकती है। वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो देना चाह रहे हैं, तो बॉलिंग से जो है ना उनका वो फोकस हटा है। सो उन्हें फिर बॉलिंग पे फोकस लाना पड़ेगा। और लाहौर कलंदर की टीम ज़रा मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में ज़रा मुझे वीक लग रही है ना। उनकी फील्डिंग को ऊपर लाना पड़ेगा और शहनशाह अफरीदी को काम करने के लिए टाइम कम है उनके पास, क्योंकि आज ही मैच है फाइनल और उन्हें अपनी फील्डिंग को भी बेहतर करना है, अपने मिडल ऑर्डर को बेहतर करना है, अपने टॉप ऑर्डर को बेहतर करना है और एक बेहतरीन चैंपियन टीम बनानी है। मुल्तान सुल्तान एक चैंपियन टीम लग रही है। उनके पास टॉप ऑर्डर बेहतरीन है, मिडल ऑर्डर बेहतरीन है, फिनिशर बेहतरीन है। बॉलिंग की सूरत में एहसानुल्लाह की सूरत में एक बेहतरीन बॉलर मौजूद है उनके पास। सो अनवर अली हैं, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। उसामा मीर हैं, अच्छे बॉलर हैं उनके पास। सो इनके पास भी बॉलर बहुत शानदार हैं। हारिस रऊफ हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, राशिद खान हैं। बॉलर इनके पास भी शानदार हैं, लेकिन इनको अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत दफ़ा कोलैप्स देखा हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह। इनका 58 पर 7 आउट होने के बाद फिर सिकंदर रज़ा ने इनको सहारा दिया। फिर एक मैच में इनको डेविड विजे ने थोड़ी सी फाइट की और राशिद खान ने थोड़ी सी फाइट करके रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। फिर कल के मैच में डेविड विजे और शहनशाह अफरीदी को फिनिश करके आना पड़ा। सो इनको बैटिंग के मसाइल तो हैं इनके पास, इन्हें अपनी बैटिंग के मसाइल सही करने पड़ेंगे और शहनशाह अफरीदी को अपनी बॉलिंग के ऊपर वापस फोकस लाना पड़ेगा कि उन्हें पता है कि वो एक चैंपियन बॉलर है। उन्हें अगर तो लाहौर कलंदर रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाती है 170 से 175 के दरमियान मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन को, पावर हाउस को, तो फिर तो वो उनका चांस बन सकता है। वंस ही क्रॉस 185 प्लस, सो फिर मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात बनने शुरू हो जाएंगी लाहौर कलंदर के लिए। फिर फ़खर जमान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिर्ज़ा बेग के ऊपर है, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर है। सो इन सारों के ऊपर आ जाएगी कि ये मैच को फिनिश करें, क्योंकि लाहौर की पिच ऐसी है कि नया बैट्समैन जो आएगा वो सेटल नहीं हो पाएगा, उनके पास टाइम हो जाए। वंस नए बॉल के ऊपर आपने रन्स कर लिए, पावर प्ले जीत लिया, तो आपके जो है ना बाकी रेस्ट ऑफ द बैट्समैन के लिए इजी है 5, 6, 7 रन को मेंटेन करना। अगर इससे रन रेट ऊपर चला जाएगा, 9 रिक्वायर रेट होता गया, तो ये मुश्किल होता जाएगा, लाहौर की पिच के ऊपर बहुत मुश्किल होता जाएगा। सो जो है ना दोनों टीमों के लिए मसाइल होंगे, क्योंकि लाहौर कलंदर के पास मसाइल ज़्यादा इसलिए होंगे कि उनके पास फिनिशर अच्छा नहीं है। मुल्तान सुल्तान के लिए मसाइल इसलिए कम होंगे कि उनके पास पोलार्ड की सूरत में है, रोसो हैं, फिर अच्छे अनवर अली हैं, उसामा मीर हिटिंग कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छे फिनिशर है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि उनके पास अच्छे फिनिशर उस तरह के नहीं हैं।
सो जो आज मेरे हिसाब से प्रोडिक्शन के हिसाब से मैं अगर आज देखूं तो मैं मुल्तान सुल्तान को 60% दूंगा और 40% मैं लाहौर कलंदर को दूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस जो है ना लैक ऑफ मिडल ऑर्डर और जो है ना पुअर परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट को देखते हुए 40% दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ द टीम्स लाहौर कलंदर एंड मुल्तान सुल्तान फॉर द अपकमिंग ग्रैंड फिनाले एट लाहौर। सो अब बात कर लेते हैं कुछ अगले टॉपिक के ऊपर। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ का दूसरा ओडीआई आज खेला जाएगा। पहला ओडीआई जो ईस्ट लंदन में खेला जाना था वो बारिश की नज़र हो गया और अबेंडेंट हो गया। सो आज देखना पड़ेगा, अब 2 मैचेस रह गए हैं कि सीरीज़ या तो बराबर हो सकती है या साउथ अफ्रीका 2-0 से सीरीज़ जीत सकता है। वेस्ट इंडीज़ के पास एबिलिटी है, ये नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ के पास एबिलिटी नहीं है कम बैक करने की, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज है साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, प्लस उनके पास जो ओडीआई की सबसे बेहतरीन बैटिंग और सबसे बेहतरीन बॉलिंग मौजूद है। नोकिया, लंगीडी और महाराज की सूरत में और शमसी वगैरह की सूरत में एक बॉलिंग भी मौजूद है। कगिसो रबाडा भी शायद हो सकता है वो खेलें, नोकिया भी हैं। सो बॉलिंग है, पार्नेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जब से उनका कमबैक हुआ है। तो बैटिंग और बॉलिंग में मिलर हैं, रोसो हैं, फिर ऊपर क्विंटन डी कॉक हैं, एल्गर हैं। तो बेहतरीन जिसे कहते हैं कंप्लीट पैकेज है साउथ अफ्रीका के पास। तो साउथ अफ्रीका का अपर हैंड होगा, प्लस उनका होम ग्राउंड है, अपनी कंडीशन है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के पास भी बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, निकलस पूरन हैं, जो है ना अकील हुसैन अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं। फिर शाय होप हैं और होल्डर एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। सो उनके पास हैं, टीम में बुरा नहीं है टीम उनके पास वेस्ट इंडीज़ के पास भी, लेकिन अपर हैंड साउथ अफ्रीका का होगा क्योंकि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं। टीम उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग उनके पास ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा क्रैकर मैच देखने को मिलेगा। तो अब अगले अपने टॉपिक के ऊपर मूव कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं जो है ना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले पहले ओडीआई के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला ओडीआई ऐसे था कि जैसे T20 होता है ना कि मोमेंटम कभी एक टीम के पास होता है, कभी दूसरी टीम के पास होता है, कभी एक वो पेंडुलम जो स्विंग होता है घड़ी का, उस तरह का ये सी सॉ टाइप जो है ना ओडीआई था। और ये ओडीआई तो लग ही नहीं रहा था, ये T20 लग रहा था, जिस तेज़ी के साथ ये अपने रंग चेंज कर रहा था। सो पहले जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले वानखेड़े के स्टेडियम में बैटिंग का आगाज़ किया। तो इब्तदा में उनको 5 रन पर पहला विकेट ट्रेविस हेड की सूरत में खोना पड़ा। मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया। फिर एक शानदार पार्टनरशिप हुई दूसरे विकेट के लिए 72 रन की मार्श और स्मिथ के दरमियान। मार्श ने 81 रन बनाए, स्मिथ ने 22 रन की इनिंग के लिए और फिर वो आउट हुए। स्मिथ के आउट होने के बाद और मार्श के आउट होने के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे ये ट्रिगर क्लैप्स हुआ, और एक रेयर क्लैप्स ऑस्ट्रेलियंस में देखने को मिलता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एक जो है ना मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर लेते हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या को जिन्होंने एक बेहतरीन कैप्टनसी की और ऑस्ट्रेलियंस को एक मोडेस्ट टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया। सो ये टोटल ओडीआई में T20 में भी इतना सेफ नहीं होता, लेकिन ओडीआई था तो 50 ओवर से तो सेफ नहीं था। लेकिन हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ, उन्होंने भी कप्तानी ज़बरदस्त की और जो है ना इंडियंस की 3 विकेट 4 विकेट जो थे बहुत जल्दी को लिए। ईशान किशन फेल हो गए थे, शुभमन गिल जो डबल सेंचुरियंस थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो फ्लॉप हुए, विराट कोहली को एक बेहतरीन बॉल पड़ी वो फेल हो गए 4 रन पर, सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर आउट हुए। तो 4 विकेट से 39 रन पर खोने के बाद इंडिया एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया ने रन्स काफ़ी बना लिए इस पिच के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे इंडिया को। लेकिन फिर जो मैन थे कम जो है ना KL राहुल कम जो है ना जैसे कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, उन्होंने आके स्टैंड अप किया परफॉर्मेंस को और 75 रन की इनिंग खेली जडेजा के साथ। जडेजा ने 45 रन की इनिंग खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी एक क्विक फायर 25 रन की इनिंग खेली, लेकिन 45 रन की इनिंग हार्दिक पांड्या जडेजा और राहुल ने खेली, जिनके दोनों के दरमियान पार्टनरशिप जो है ना वो 105 रन की शराकत हुई, जिसकी वजह से वो मैच 4 विकेट से जीतने में कामयाब हुए और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की ली। अब दूसरा मैच कल पटना में खेला जाएगा। मैं इसका प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा।
विशाखापट्टनम के मैदान पे खेला जाएगा, दूसरा ओडीआई। और अब अपने आखिरी टॉपिक के ऊपर मूव कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच है, उसको दूसरे दिन का अख्ताम हुआ है। तो दूसरे दिन के अख्ताम पर जो है ना, श्रीलंका ने अपनी पहली इनिंग में 26 रन बनाए, उनके 2 विकेट्स खोए हैं, उन्होंने 2 विकेट्स खोए हैं इस इनिंग में। पहले दिन इतना ज़्यादा खेल नहीं हुआ था, तो 136 रन ही बनाए थे और 5 विकेट खो लिए थे न्यूजीलैंड ने। लेकिन फिर आकर दूसरे दिन में उन्होंने 580 रन बनाए हैं और 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने डिक्लेयर किया है। सो मेन जो इस मैच के हाईलाइट के ऊपर बात कर लेते हैं, तो टॉम लेथम ने 21 रन बनाए, डैरन कॉनवे ने 78 रन की इनिंग खेली और केन विलियमसन द मास्टर ऑफ टेस्ट क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने डबल 100 स्कोर किया, येट अनदर डबल 100 स्कोर किया उन्होंने, एक पाकिस्तान के खिलाफ किया था और अब कराची में। और अब 215 रन की इनिंग उन्होंने वेलिंगटन के मैदान पर खेल ली। तो उन्होंने अपने कैरियर की 5वीं डबल 100 जो है ना, कैरियर की डबल 100 की और 215 रन बनाए। सो 215 रन बनाए 296 गेंदों के ऊपर और यूं स्कोर को जो है ना 580 रन पर बनाए, एक पहाड़ बना लिया। अब मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं। गो के अभी 3 दिन का खेल पड़ा हुआ है, लेकिन इनिंग की शिकस्त के बादल नज़र आ रहे हैं मुझे श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका अब लगता है कि ये मैच भी हार जाएगा बुरी तरह से। और दूसरा हेनरी निकल्स की बात कर लेते हैं। हेनरी निकल्स ने 200 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, 240 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 15 चौके और 4 छक्के लगाए और इनिंग को 580 तक पहुंचाने में मेन किरदार अदा किया। बात कर लेते हैं तो रजेता ने 6 खिलाड़ियों जो है ना, रजेता ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और बाकी कोई खातर का कारकर्दगी नहीं। और इस तरह से एक विकेट दोनों ने हासिल की, डिसिल्वा और जयसूर्या ने। बात कर लेते हैं, फर्नांडो ने 6 रन की इनिंग खेली और वो आउट हो गए। और अभी तक जो क्रीज पर मौजूद हैं वो दिमोत कोनारत्ने ही कप्तान, उन्होंने 16 रन की इनिंग खेली और कुशाल मंडल 0 रन बनाकर आउट हुए। और पबात जसूरिया नॉट आउट बैट्समैन है, उन्होंने 4 रन की इनिंग खेली। अभी जो फॉलो ऑन से बचने के लिए उन्हें मज़ीद 200 रन दरकार हैं और जो हैं 200 रन दरकार हैं और ट्रेल जो है ना उनकी अभी 554 रन की ट्रेल अभी बाकी हैं। सो देखना पड़ेगा कि वो कब फॉलो ऑन हो जाते हैं, और अगर फॉलो ऑन होते हैं तो क्या न्यूजीलैंड फॉलो ऑन पर जो है ना इम्पोज करेगा नहीं करेगा, ये देखना पड़ेगा। एक सवाल होगा कि कल का दिन जो टेस्ट मैच का मूविंग डे होता है, तीसरा टेस्ट मैच, वो एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच होगा। कल ही मुझे लगता है कि श्रीलंका की बैटिंग जो है ना वो निबट जाएगी और अगर तो वो फॉलो ऑन इम्पोज कर लेते हैं और फिर चौथे या 5वें दिन की फर्स्ट सेशन तक ये मैच जाएगा और फिर ये मैच न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है वो आसानी इनिंग से ही जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो अब बिलाल अहमद कुरैशी को इस वीडियो में बस इतना ही। बिलाल अहमद कुरैशी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बिलाल अहमद कुरैशी को इजाज़त दें। बिलाल अहमद कुरैशी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।